हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी ऊपर से नीचे की तरफ ही एक्ट करता है। भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हवा में है तो ग्रेविटी तो उसको नीचे की तरफ ही खींचेगी ना, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो मैं पॉजिटिव लेता हूँ। अगर मैंने किसी बॉल को लिया और बॉल को लेकर ऐसे ऊपर उछाल दिया, तो जब मैं उसको ऊपर उछालूंगा तो मैंने क्योंकि फोर्स लगाया है तो बॉल ऊपर जा रही है, लेकिन जो ग्रेविटी है वो तो उसको नीचे की तरफ खींच रही है ना। तो इसका मतलब फोर्स लगाई ऊपर की तरफ तो मोशन की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस केस में मोशन अपवर्ड्स है, ग्रेविटी नीचे की तरफ उसको खींच रही है। तो जब भी मैं किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकूंगा तो जी की वैल्यू 9.8 ना लेकर -9.8, अपवर्ड मोशन। ठीक है, अपवर्ड मोशन जब भी होगा तो जी की वैल्यू -9.8, डाउनवर्ड मोशन जब भी होगा तो जी की वैल्यू प्लस का 9.8। ठीक, मैंने एक क्वेश्चन करा था, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, मतलब अपवर्ड मोशन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट क्लास में करा दिया था, सेकंड देखते हैं। ये इसका है, लक्ष्मी सिंह का है, पेज नंबर 93, सैंपल प्रॉब्लम 2, पेज नंबर 93 सैंपल प्रॉब्लम 2। मेरी पुरानी वाली है तो देख लो अगर सही है। हाँ यही है। When a ball is thrown vertically upwards, when a ball is thrown vertically upwards, comma, it goes through a distance of 19.6 meter. It goes through a distance of 19.6 meter. Full stop. Find the initial velocity of the ball. Find the initial velocity. Find the initial velocity of the ball and the time taken by it, and the time taken by it to rise to the highest point. Time taken by it to rise to the highest point. फुल स्टॉप। ठीक है, और इस क्वेश्चन में दे रखा है कि हमको स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। देखिए ज्यादातर क्वेश्चन में स्मॉल जी की वैल्यू ना दे नहीं रखी होगी, तो जब नहीं दे रखी होगी तो हम उसको 9.8 ही लेकर चलेंगे। और अगर दे रखी है तो जो भी दे रखी है, जनरली क्या होता है कि वो अगर देते हैं ना वैल्यू तो 10 देते हैं। यहाँ पर 9.8 की है, तो दिखाई दे रहा है दोस्तों, नहीं तो इधर बैठो, ये 9.8 हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, ये वाला बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका मतलब क्या है, अपवर्ड मोशन है। जब बॉल को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे, जब बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, क्योंकि मैं उसमें ताकत लगाऊंगा ना भाई, हम पूरी फोर्स से उसको ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे। देयर हैज टू बी सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। वो इनिशियल वेलोसिटी ही शायद हमको कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल and the time taken by it to rise to the highest point। तो इनिशियल वेलोसिटी उन्होंने पूछी है, तो इनिशियल वेलोसिटी u होता है, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज इट इज अपवर्ड मोशन, तो g इज इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रीजन मैंने बेटा मेंशन जरूर कर देना कि क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है इसलिए it goes through a distance of 19.6 मीटर। कितनी हाइट होगी, 19.6 मीटर। डिस्टेंस मतलब यहाँ पर हाइट लेंगे, ठीक है ना, ग्रेविटेशन वाले केस में डिस्टेंस का मतलब हाइट लेंगे।
इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब देखिए जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं ना, तो क्या होता है कि वो जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो उस टाइम जाते 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 उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है ऊपर पहुंचकर। हम अगर किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं, आपने देखा होगा, खेलते भी होंगे आप लोग, कि जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऐसे जाती है ऊपर, फिर रुक जाती है, एक पॉइंट पर जाकर रुकती है और फिर एकदम से इंस्टेंटली नीचे आ जाती है। इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी, जीरो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो। ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो। तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है और फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ये वैल्यूज हैं v u g h, ये चार वैल्यूज हैं। ठीक है, मुझे ये बताइए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा, गरिमा बताइए। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे मोशन की, गरिमा? सर मैं आई। सर नहीं, थर्ड। एक मिनट बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। थर्ड इक्वेशन लगेगी, क्योंकि v u g और h, v u g और h, ये इसमें ये चारों वेरिएबल थर्ड इक्वेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो भाई आयुष समझ रहे हो ना? भाई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v square is equal to u square plus 2gh, v square is equal to u square plus 2gh, ये हो गया। v square कितना, जीरो, तो ये हो गया जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू u, मुझे कैलकुलेट करना है, तो u का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 9.8 मल्टीप्लाइड बाई h कितना है, 19.6। जीरो इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9.8 टू सा 19.6 मल्टीप्लाइड बाय 19.6। बेटा u स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 19.6 का स्क्वायर, तो u हो गया 19.6 मीटर पर सेकंड। समझ गए, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। जब u स्क्वायर 19.6 के स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब u कितना है, 19.6 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया, बताइए। आदित्य, अक्षर, इंदर, यस सर। यस सर। दिव्यांशी, योग बताइए बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद इन्होंने पूछा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड द टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो टाइम टेकन के लिए क्या करेंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v is equal to u plus gt। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 19.6 प्लस g कितना है, माइनस का 9.8, अपवर्ड मोशन है ना, तो माइनस का 9.8 मल्टीप्लाइड बाय t। तो टाइम है, टाइम तो मुझे कैलकुलेट करना है। जीरो इज इक्वल टू 19.6 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस का 9.8 t, माइनस 9.8 t है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस का 9.8 t हो जाएगा, इज इक्वल टू 19.6, तो 9.8 वन जा एंड 9.8 टू जा, तो टाइम लगा बेटा 2 सेकंड्स, टाइम हो गया 2 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर किसी के पास लखमीर सिंह है तो लखमीर सिंह के सॉल्व क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, पेज नंबर 94 पर, सैंपल प्रॉब्लम 3। ठीक है ना, नहीं तो सीधा सीधा मैं क्वेश्चन लिख ही रहा हूं यहाँ पर, अगर नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, a cricket ball is dropped from a height of 20 meters.
A cricket ball is dropped from a height of 20 meters. Full stop. A part. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. Calculate the speed of the ball when it hits the ground. B part. Calculate the time it takes to fall through this height. Calculate the time it takes to fall through this height. ये पहले वाला क्वेश्चन बेटा मिटा रहा हूँ। जिस भी बच्चे को आता है वो करना स्टार्ट करें। सबसे पहला हमारा ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में सबसे पहला टारगेट हमारा ये होता है कि ये अपवर्ड मोशन है या डाउनवर्ड मोशन। तो इस केस में क्या दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में? मोशन क्या है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है? डाउनवर्ड है, बिकॉज अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। बॉल को ड्रॉप कर दिया गया मतलब छोड़ दिया गया। जब किसी को भी बॉल को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो नीचे ही गिरेगी। अच्छा, तो ये है डाउनवर्ड मोशन। डाउनवर्ड मोशन है तो अच्छा हाँ, एक चीज और मैं लिखा नहीं है इसमें। फिर इस क्वेश्चन में गिवन है कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में लिख लीजिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखते हैं जी, सबसे पहले डेटा देखिए क्या क्या गिवन है। हाँ, क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप। जब ड्रॉप करा जाता है ना किसी चीज को, तो इसका मतलब उसमें ताकत नहीं लगाई जाती, बस पकड़ा और छोड़ दिया। तो जब ड्रॉप करा जाता है तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो u इज इक्वल टू हो गया 0 मीटर पर सेकंड, पहली चीज। फिर g इज इक्वल टू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और पॉजिटिव ही दूंगा बिकॉज इट इज डाउनवर्ड मोशन। ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचाई से उसको छोड़ दिया जाता है, यानी कि 20 मीटर तो वो ट्रैवल करेगी ही करेगी। तो h कितना है, 20 मीटर। ये पार्ट में पूछना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। इंटर बताइए कौन सी इक्वेशन यूज करूं इसमें? सर थर्ड। VUGH बिल्कुल ठीक है। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, by using third equation of motion, v square is equal to u square plus 2gh. तो v square is equal to 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है 10, और हाइट कितना दे रखा है 20।
तो b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इसको तो छोड़ दो, 2 2 का 4 40 into 10 400, तो b कितना हो जाएगा अंडर रूट 400, मतलब 20 मीटर पर सेकंड। ये पार्ट मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट, मतलब वो टाइम पूछ रहे हैं। तो बाय using first equation of motion, by using first equation of motion, b is equal to u plus gt। b कितना है बेटा 20 और इनिशियल वेलोसिटी है 0 और g कितना दे रखा है 10, 10 टाइम होता है। तो 10t is equal to 20, 10 to the 20, तो t की वैल्यू क्या आ गई 2 सेकंड्स। बताइए जी, समझ में आ गया? युग समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, हाँ सेकंड भी यूज कर सकते हैं भाई, हमारे पास देखो एच भी है, यू भी है, जी भी है, कर सकते हैं। अच्छा, करी क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं करी है बताओ? क्यों नहीं करी? हाँ मैंने करी है। अच्छा, तुमने करी है। देखिए क्या होता है ना कि जब भी कभी हमारे पास ऐसा होता है कि एच इज इक्वल टू, मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। मुझे निकालना क्या टाइम, मैंने सेकंड वाली क्यों नहीं यूज करी वो बताता हूँ। आपने करी है और बड़े आसानी से हो गया होगा क्वेश्चन, क्यों हो गया ये भी बताता हूँ। हमने क्यों नहीं करा कि एक तरफ तो है v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, और एक तरफ है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सोचो, अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी होती तो मान लो 1 दे रखी होती तो t रहता है यहाँ पर और टी स्क्वायर भी आता, तो टी स्क्वायर भी है और टी भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती, मेरा काम थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक, इसीलिए यहाँ पर केवल एक टी दे रखा है, तो यहाँ पर टाइम आसानी से निकल जाएगा। अब तुम्हारा आसानी से क्यों निकला, क्योंकि यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी स्क्वायर रूट तो लेना पड़ा, ठीक, लेकिन स्क्वायर रूट लेने में दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि 4 आया था, है ना। तो इस वजह से कोशिश करो, अगर आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सको तो पहली वाली यूज करना ज्यादा आसान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। A ball is thrown up with a speed of 15 meter per second. A ball is thrown up with a speed of 15 meter per second, full stop. How high will it go? How high will it go before it begins to fall? Before it begins to fall. और before it begins to fall, और इसमें ना दे रखा है g is equal to G is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैं इस तरफ आता हूँ, अब बॉल इज थ्रोन अप, इसका मतलब अपवर्ड मोशन है ना। अक्षर समझ में आ रहा है? यस सर। आवाज बड़ी धीरे आ रही है, आज क्या हो गया? यस सर। हाँ अभी ठीक है।
चलिए जी, a ball is thrown up with a speed of 15 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड। बॉल को नीचे से ना ऊपर फेंका जाता है, तो स्मॉल जी की वैल्यू वैसे तो दे रखी है 9.8, लेकिन जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं अपवर्ड मोशन होता है, तो स्मॉल जी की वैल्यू को हम माइनस का 9.8 लेंगे। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रीजन में लिखिए आप अपवर्ड मोशन। यू हो गया, जी हो गया, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। ठीक है, बिफोर इट बिगिंस टू फॉल तो क्या होता है कि किसी भी बॉल को अगर मैं नीचे से ऊपर फेंक रहा हूँ तो वो ऊपर जाकर एक इंस्टेंट के लिए रुकेगी और फिर नीचे आएगी। तो हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, इसका मतलब टोटल हाइट पूछ रहे हैं कि कितना ऊपर तक वो जाएगी, तो एच पूछ रहे हैं। तो जब वो बिल्कुल अपनी टॉपमोस्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। भाई धीरे 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 स्लो होती जाएगी और फाइनली जीरो हो गई और फिर नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। तो वी यू जी एच, बताइए कौन सी लगा दो इक्वेशन इंदर? इंदर Yes, sir. कौन सी इक्वेशन यूज करूं बताओ? बताइए युग बताओ, गरिमा, अक्षत, आदित्य बताइए, कोई भी Sir, बताइए। third. Third. चलिए थर्ड इक्वेशन, ठीक है, वी यू जी एच, ये सिर्फ थर्ड इक्वेशन में आते हैं चारों बिंदु। by using third equation of motion, v square is equal to u square plus 2gh। v है 0 तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 2 into minus 9.8 into h। 0 is equal to 225, 15 का स्क्वायर 225 और 2 into minus 9.8 हो गया माइनस का 19.6 h। इसको इधर ले आओ, 19.6 h is equal to 225, तो h कितना हो जाएगा 225 upon 19.6। इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो मैं सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा 11.4 मीटर। ये आ रहा है, डिवीजन छोड़ रहा हूँ, डिवीजन तो कर लेंगे ना खुद। बताओ आयुष, ठीक है आ सकता? चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मास, और मास के बाद वेट। मुझे ये देखना है मास में और वेट में अंतर क्या होता है। सर मार्क्स कब मिलेंगे? बेटा कल दूंगा मैं आपको मार्क्स, और कल पक्का ही दे दूंगा, बहुत लेट हो गया, कल दे दूंगा। Mass. It is defined as the quantity of matter contained in a material. It is defined
as the quantity of matter contained in a material. It remains universally the same. Its SI unit is किलोग्राम. किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैटर इकट्ठा है, कितना मैटर उसके अंदर भरा हुआ है, उसको हम बोलते हैं मास. तो आप ये देखिएगा कि इट रिमेन्स यूनिवर्सली द सेम. ये यूनिवर्सली सेम रहता है. यूनिवर्सली का मतलब ये है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मास अगर अर्थ पर मेजर करेंगे, मार्स पर मेजर करेंगे, मून पर मेजर करेंगे या किसी भी प्लेनेट पर मेजर करेंगे तो उसका मास कभी भी चेंज नहीं होगा, मास सेम रहेगा. और इसकी जो एसआई यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है इसकी, वो किलोग्राम है. वैसे तो देखिए ग्राम्स भी होती है, ठीक है, क्विंटल्स भी होती है, लेकिन जो इसकी एसआई यूनिट है, जो स्टैंडर्ड यूनिट है, वो है किलोग्राम. अच्छा, तो अगर मान लीजिए हम ये कहते हैं कि हमारा मास मान लीजिए 70 किलोग्राम है, 75 है, तो आप ये बोलते हैं कि अगर हम जनरली जो बात करते हैं तो ये पूछा जाता है कि आपका वेट कितना है, तो वो वेट नहीं होता, वो जनरली मास होता है. वेट जो होता है, वेट इज जस्ट लाइक फोर्स. वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है, जबकि मास की यूनिट किलोग्राम होती है. तो हम जो वेइंग मशीन पर कैलकुलेट करते हैं, जो मेजर करते हैं अपना वेट, वो वेट नहीं होता, वो एक्चुअल में मास होता है. अच्छा, हम कहेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो. ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी भी बॉडी का मास हो ही, कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, ठीक है. चाहे हम बहुत छोटे पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की भी बात करेंगे तो भी उसमें कुछ मास होता है. एक मिनट. उसके बाद बात करते हैं वेट की. तो जो हम वेट जिसको कहते थे, वो तो वेट नहीं है, वो तो मास है. और वेट क्या होता है? वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स weight of a body is the force with which weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. With which it is attracted towards the center of the earth. With which it is attracted towards the center of the earth. अच्छा, और हम ये कहते हैं कि वेट ऑफ अ बॉडी, तो सबसे पहली चीज हमने क्या देखा इसकी डेफिनेशन में कि वेट ऑफ अ बॉडी ये क्या है, ये फोर्स है. तो सबसे पहले जो हमने देखा ये फोर्स है, तो फोर्स का मतलब क्या है, इसकी यूनिट तो न्यूटन होगी ना. फिर अगर ये फोर्स है तो इसकी यूनिट न्यूटन होगी. और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ये न्यूटन के सेकंड लॉ में हमने देखा. सिंस वेट
is a force, therefore its SI unit is Newton. न्यूटन जिसको हम शॉर्ट में कैपिटल एन लिखते हैं. We know that force is equal to mass into acceleration. ये हम सबको पता ही है, हमने कर रखा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन and in the case of gravitation, acceleration को रिप्लेस कर देते हैं बेटा स्मॉल जी से. स्मॉल जी which is called acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. तो हम क्या बोलेंगे कि फिर फोर्स क्या हो जाएगा? मास into acceleration due to gravity. This force is weight. और weight को क्या बोल देंगे फिर? W. W is equal to m into g, तो सिंपली आप mg लिख दीजिए. m into g यानी mg. फिर उसके बाद देखिए बेटा, फिर है नेक्स्ट टॉपिक, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. on moon. Weight of an object on moon. मून पर अगर किसी का भी हम वेट निकालें, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट निकालेंगे मून पर, तो वो कितना होगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून weight of an object on moon is about 1/6 of what it is at Earth. तो हम ये कहेंगे कि अगर मान लीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज अबाउट 1/6 ऑफ व्हाट इट इज एट अर्थ. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लीजिए अर्थ पर वेट 60 किलोग्राम है, ठीक है, तो मून पर उसका वेट कितना हो जाएगा? 1/6 ऑफ व्हाट इट इज एट अर्थ, यानी कि 1/6 into 60. ठीक है, मैं फिर से गलत बोल रहा हूँ, 60 किलोग्राम नहीं, 60 न्यूटन. ठीक है, किलोग्राम तो मास हो जाएगा. तो वेट का रिलेशन है, क्योंकि मास जो है, मास तो आप अर्थ पर निकालो या मून पर निकालो, कहीं भी निकालो, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, लेकिन वेट जो है, वेट अगर अर्थ पर 60 न्यूटन है, तो वो मून पर कितना हो जाएगा? 1/6 into 60, यानी कि 10. ठीक है, तो 1/6 होता है. अब इस चीज को प्रूव करके देखेंगे. इसका ना प्रूफ है कि एक चीज तो ये होगी कि हमने रिलेशन याद रख लिया कि वो 1/6 होता है किसका? जो वो अर्थ पर होगा उसका. इसको प्रूव करना. देखिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है g into m1 m2 upon r square.
ठीक है। और फोर्स क्या है, फोर्स बेसिकली क्या है, वेट ही तो है, वेट और फोर्स एक ही तो बात है। तो हम ये कहेंगे इसका प्रूफ, बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, weight of an object on moon। तो उसको ना मैंने क्या बोल दिया, W, और सबस्क्रिप्ट में स्मॉल m लिख दिया, तो weight of an object on moon, weight of an object on moon ये हो गया, कैपिटल G मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल M, और M क्या है, M को हम बोलेंगे M बोल दीजिए, M मास ऑफ मून मल्टीप्लाई बाई कोई एक ऑब्जेक्ट है तो उसका मास तो M है, चाहे मून पर निकालो चाहे अर्थ पर निकालो, इट विल रिमेन द सेम, अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। एंड मास ऑफ मून यहाँ पर लिखिए, मास ऑफ अर्थ is 100 times, is 100 times, बेटा दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को? Yes, sir. ठीक है, मास ऑफ अर्थ is 100 times the mass of moon। ओके, मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, जैसे मास ऑफ मून को मैंने बोला m स्मॉल m, मास ऑफ अर्थ को क्या बोलूंगा, m स्मॉल e, 100 times the mass of moon, तो 100 m small। Similarly, एक तो ये रिलेशन है कि अर्थ का जो मास है ना वो मून के कंपैरिजन में 100 गुना ज्यादा है, 100 टाइम्स से ज्यादा है। And radius of earth is 4 times the radius of moon। So radius of earth RE is equal to 4 times radius of moon RM। एक रिलेशन हो गया, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ डाल दीजिए, क्योंकि मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, लेकिन मैं ये निकालना चाहता हूँ W का, mm की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूंगा और rm की वैल्यू मैं यहाँ से डाल दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैंने वेट निकाला ना मून पर, ऐसे ही मैं वेट निकालूंगा अर्थ पर। तो वेट ऑन मून तो हो गया W, वेट ऑन अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, WE, तो WE क्या हो जाएगा, कैपिटल G। जैसे यहाँ पर वेट ऑफ मून निकाल रहा था तो यहाँ लिया था मास ऑफ मून, ऐसे ही हम लूंगा मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई बाई स्मॉल m, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मास तो आप दुनिया में कहीं भी लेकर चले जाओ वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई अंतर आना ही नहीं है, अपॉन यहाँ रेडियस ऑफ मून था लेकिन अब अर्थ पर निकाल रहा हूँ तो रेडियस ऑफ अर्थ r e स्क्वायर, फिर वैल्यू डालो g मल्टीप्लाई बाई m की जगह डाल दीजिए बेटा 100 mm इनटू स्मॉल m, अपॉन r e की जगह डाल दीजिए 4 rm का होल स्क्वायर। तो WE is equal to capital G into 100 mm into
small m on 16 rm square. इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2. डिवाइड इक्वेशन 1 by 2. Divide equation 1 by equation 2. equation 1 क्या है? Wn. मतलब जब equation 1 को equation 2 से डिवाइड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड विल गेट डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड ऑफ equation 2. W1 upon W. राइट हैंड साइड equation 1 की क्या है? G into Mn into small m upon Rm का स्क्वायर डिवाइड बाय G into G into 100 mm into small m upon 16 rm square. डिवाइड करने का मतलब क्या है कि ये वाली जो टर्म है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाता है. Wn upon We is equal to G Mn into small m upon Rm square multiplied by 16 Rm square upon G into 100 mm into small m. देखिए small m से small m कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल M small m के कैंसिल आउट, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल आउट, Rm स्क्वायर से Rm स्क्वायर कैंसिल आउट. Wm upon We फाइनली बेटा ये आ गया मेरे पास 16 upon 100. 4 4 जा 16, 4 25 जा 100. 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 and 25 minus 24 1 हो गया, 1 0 10 हो गया. तो 4 2 जा 8, 10 minus 8 कितना हो गया? 2, 2 0 24 5 जा 1 upon 6.2. एक मिनट. तो Wm upon We is equal to 1 upon 6.25. ये होगा. तो 6.25 है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 दे रहे हैं. 6.25 is approximately equal to 6. Therefore, Wm upon We is equal to 1 upon 6. अब ये जो We है इसको इधर ले जाओ. Wm is equal to 1 upon 6 into We. That is weight of an object on moon. ये तो है Wm is equal to 1 upon 6 है ना, तो 1 upon 6 multiply by weight of an object on earth. और यही रिलेशन मेरे को प्रूव करना है. weight of an object on moon is equal to 1 upon 6 into weight of an object on earth. तो ये चीज समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. आदित्य क्लियर है? Yes, sir. गरिमा, सुंदर, योग? Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ठीक है बेटा, बस इतना कर लीजिए, बाकी मैं आपको कल करा दूँ. कल आपकी शाम को 7 बजे होगी क्लास, वही सेम टाइम पर. Okay, sir.
ठीक है